वेरी गुड मॉर्निंग निशान। ओके, तो मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ अभी। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दूंगा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ताकि किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसकी क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स फोर्स क्या थी। फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आज बेसिकली हमने गॉस थ्योरम पढ़नी है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उससे हमने कुलम्ब्स लॉ को भी डिड्यूस करना है। और कुलम्ब्स लॉ आपको पता ये होता था एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट तभी लगाते हैं जब क्या हो, फ्री स्पेस की बात हो रही हो, वैक्यूम की बात हो रही हो। ऑलराइट। ओके, आगे देखिए। ये तो बात क्लियर है सभी को। और ये आर क्या होता था, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये होती क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। इसका जब हमने तो क्या है आपका एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू, इसको हमने इसको ड्राइव किया था जो कि क्या है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड जहां पे आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मैं क्यों रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। इसको प्रॉपर्ली मैंने डिफाइन कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और जब इसकी हमने डेरिवेशन की थी तो हमें क्या मिला था, के क्यू अपॉन आर। के का सभी को पता है, क्यू क्या होता है आपका चार्ज, और आर क्या है आपका डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, इस चार्ज से जिस पॉइंट तक आपने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वही वर्क अपॉन चार्ज तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना था, हम क्या करते थे, अगर वर्क एक यूनिट चार्ज को हम कहां से ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलता है, बीबी माइनस वी ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ओके, ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप सारी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ सको। आप भी अपने पॉइंट ऐसे बना के लिख लेना अपने कॉपी के ऊपर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया लिमिट के बारे में। एरिया लिमिट क्या है, कोई भी आपका सरफेस है, ठीक है, कोई भी आपका सरफेस है, और अगर इसका मुझे थोड़ा सा सरफेस, देखिए कोई भी सरफेस है उसको कुछ ना कुछ एरिया होगा। एरिया क्या होता है आपके स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे हम एरिया को क्या बनाने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया एलिमेंट क्या है, इस पूरे सरफेस का थोड़ा सा एलिमेंट चुन लो, उसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, शुड बी परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके ऊपर ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, और लिखने का, अगर ये सरफेस कितना है, ds, जो स्मॉल एरिया जो मानना आपने ये कितना है, ds है। और यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर वो क्या है, एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमेशा हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को जब भी आप कोई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी हमें मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि वो कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो एरिया ऐसे डीएफ जो बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जब इसको मैंने यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिल गया मुझे, वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। तो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिली, जिसको मैं कैसे लिखता हूँ, डीएस वेक्टर इक्वल्स टू डीएस डॉट एन कैप। फिर तीसरी नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी बॉडी के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के साथ, उसको कैसे लिखेंगे, फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई ई के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई ई के साथ। ठीक, ये कल बताया था मैंने। लिखने का तरीका क्या है इसको, ई डॉट डी एस। कैसे लिखेंगे इसको, ई डॉट डी एस। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए है, इसलिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो आप क्या करते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हो। कौन सी इंटीग्रेशन करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन करोगे। क्लोज इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है, इनके बीच में ऐसे सर्कल बना दो ऐसे करके, तो ये हो जाती है आपकी क्लोज इंटीग्रेशन। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे क्लोज इंटीग्रेशन की, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या बन गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। ठीक, और इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस की, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। फिर कल हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग विद द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होता है आपका, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो इनक्लोज किया होता है, जो कि कितना माना था हमने, क्यू माना था। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आपको एक और बात पता है, फाई ई, यानी कि फाई ई को लिखने का तरीका क्या है, अभी ऊपर 6 पॉइंट में बताया मैंने, ये हमने पढ़ लिया डिटेल में सब कुछ, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो फाई ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई को कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटा दो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सुनेहा आप कुछ बोल रहे हो, आप टाइप करके बोल दो, एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रहा आज, नहीं तो मुझे अपने लैपटॉप का स्पीकर ऑन करना पड़ेगा।
चलो अभी सुनाई दे जाएगा। अगर ऐसे माइक ऑन है तो वो ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस ना हो रही हो बीच में, क्योंकि आज मुझे पता नहीं चल रहा है। किसी का अगर माइक ऑन है तो वो ऑफ कर लो, किसी का ऑन नहीं है फिलहाल तो। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया एक बार, आज मैंने आपको रिवीजन करवा दी। गॉस थ्योरम में एक बार मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन दी थी, आज हम प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम को एक बार। बाकी से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से थ्योरी से कि क्या कहा था गॉस थ्योरम ने। वैसे तो मैंने अभी बोला भी था उसकी स्टेटमेंट, फिर भी तो क्या होती है गॉस थ्योरम? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम। वैक्यूम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम की बात हो रही है। इन वैक्यूम इज कितनी होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस या इनक्लोज्ड इन एस सरफेस। ये हो जाती है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसने दिया था इसकी स्टेटमेंट? गॉस थ्योरम। तो ये बात हमने कल डिस्कस की थी, बहुत टाइम लगाया था इसके ऊपर, डिस्कशन के ऊपर पूरा लेक्चर लगाया था। आज हमने करनी है डेरिवेशन। चलती है डेरिवेशन की तरफ। कैसे करेंगे प्रूफ गॉस थ्योरम को? कंसीडर कर लो एक आइसोलेटेड चार्ज है, कौन सा, क्यू चार्ज है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की कैसे दी जाती है, जस्ट मैं आपको बता क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इतनी ही बात रखनी हो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है। अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में रखना है तो मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर के साथ। और इसका यूनिट वेक्टर मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, आर कैप के साथ। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट डेरिवेशन करने के लिए कंसीडर कर लो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस ऑफ स्फीयर। देखिए यह आपका मान लीजिए सेंटर में, सेंटर में आपका चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? अरे माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है? सुनीता माइक ऑफ कर दो। तो यहाँ पे आपका चार्ज है कौन सा, प्लस क्यू। कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ये आपका एक क्या है, स्फीयर है, पूरी एक स्फेरिकल बॉडी है। क्या है, स्फेरिकल बॉडी है। अब मान लो इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लो। कितना स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लो? अगर टोटल इसका एरिया कितना है, एस है, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी। ये जो आपने स्फीयर माना है, इसका रेडियस कितना है, मान लीजिए इसका रेडियस है आर। कितना रेडियस है स्फीयर का, आर है। ओके, जब भी आपने एरिया एलिमेंट मानना होता है, मैंने आपको क्या बताया, इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये आपका क्या है, देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जिसको किसके साथ लिखते हैं हम, एन कैप के साथ लिखते हैं। जब भी एरिया एलिमेंट के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करना होता है, एरिया एलिमेंट जब बनाना है तो डीएस सरफेस के डीएस को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, हमें एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तभी हमें एरिया एलिमेंट मिलता है। ओके, किस पॉइंट के ऊपर मानना हमने, पी पॉइंट के ऊपर मानना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने चार्ज कौन सा रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ। तो इस तरह से, क्या ये बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं? तो ये हो गया आपका एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, बाहर की तरफ। ये मैंने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। किस चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण। तो ये किसकी डायरेक्शन बताई है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहाँ पे डायग्राम में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। और ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है आपका एरिया एलिमेंट है, ये इतना सा, जो कि क्या है आपका डीएस। ओके, किसी को कोई डाउट आएगी तो पूछ लेना फटाफट। आगे देखो, तो आपको कंसीडर किया आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस ऑफ स्फीयर, किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट पी। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। इसको वेक्टर की तरह हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सिखाया मैंने, डीएस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएस डॉट एन कैप। क्या हो जाएगा, एन कैप। वहां पे वही लिखा हुआ है, तो देखो ds इक्वल टू एन कैप इंटू ds, वेयर एन क्या है आपका, एन कैप है। ये बेसिकली क्या है आपका, एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड। मैंने क्या बताया था, जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यानी कि यूनिट वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो वो क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। 2 दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ,
तो अलोंग साथ में क्या होना चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ। तो देखो मैंने इसको क्या रखा हुआ है, बाहर की तरफ रखा हुआ है। अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, और साथ में नॉर्मल होना चाहिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट। तो इस एरिया एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे हम? तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, डी फाई, जस्ट अभी बता के आया। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ई डॉट डीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस। तो डी फाई इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ई की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाली, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर वेक्टर था, आर यूनिट कैप था। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख लिया। और ये कौन सी इक्वेशन आपकी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ds वेक्टर, ds वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ds इंटू एन कैप। क्या ये बात समझ आ गई? E को मैंने इक्वेशन फर्स्ट से ये लिख लिया, और ds को मैंने इक्वेशन सेकंड से ये लिख लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो नेक्स्ट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds। डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट किसका होता है, वेक्टर क्वांटिटीज का। तो यहाँ पे एन कैप भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एन कैप भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। इसको मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा कितना है आपका, वो हमें बताना है। देखिए डायग्राम को ध्यान से, अगर आप एन कैप की डायरेक्शन देखोगे तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन इस तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताएगा इसका, जो कि कौन सा यूनिट वेक्टर होगा इसके लिए, आर कैप है। तो एन कैप की और आर कैप की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, जब भी दो यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो उनके दोनों के बीच में एंगल कितनी बनती है, 0 डिग्री। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अगर ये मूव करता 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 नीचे आ जाएगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब डायरेक्शन सेम हो जाएगी, दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जानी है, 0। कितनी हो जाएगी एंगल दोनों के बीच में, 0। तो यानी कि थीटा जो हमारा है वो कितना है, 0 डिग्री। तो देखिए मैंने अभी तक क्या बता दिया आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ आपका, cos थीटा। और थीटा कितना मान के चल रहे हैं हम, 180 डिग्री मान के चल रहे हैं। साइड में मैंने रीजन सारे लिखे हुए हैं क्यों थीटा, सॉरी 180 कहाँ से आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आर कैप और एन कैप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो आपकी एंगल कितनी हो जाती है, 0 डिग्री हो जाती है। और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, देखिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। ठीक है, ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सेकंड, मैंने ऊपर ये वेक्टर क्यों लगा दिया है, ऊपर इनके वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी है ना, 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, और मैं यहाँ भी खुद ही गलत लिख रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब भी दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ध्यान रखना आपने इस बात का। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है d5, कितना आ चुका है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। कुछ भी डाउट होगी पूछ लेना। अब देखो ये d5 है, तो जब ये d5 यानी कि स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि ये आपने एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा था, क्यू चार्ज। इस चार्ज के कारण बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे करके निकल रही होंगी, जिसके कारण आपका क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज सरफेस से पास हो रही हैं, जब कोई भी सरफेस एरिया से पास हो रही है, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ये हमने सिर्फ इतने से एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है, इतना सा एरिया का फाइंड किया जो कि d5 है। लेकिन मुझे क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। कौन सी इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। तो देखिए, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेटिंग हैविंग क्लोज इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, ये बोथ साइड लिखा हुआ है,
दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, क्लोज इंटीग्रेशन कर दोगे किसकी, ऑफ अबव इक्वेशन, ऑफ अबव इक्वेशन। ऊपर जो इक्वेशन आई थी वो कौन सी इक्वेशन आई थी आपकी, बताओ मुझे। वो आई थी आपकी डी फाई ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। दोनों तरफ आपको क्लोज इंटीग्रेशन करनी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे क्लोज इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाना, जो कि फाई ई है। इस तरफ किसकी किसकी इंटीग्रेशन होगी वो जानना जरूरी है। कि कांस्टेंट है, जो चार्ज आपने क्यू रखा हुआ वो हमेशा क्यू ही रहेगा। डिस्टेंस, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आप क्या फाइंड कर रहे हो, फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, तो वो भी क्या रहेगा, यानी कि डिस्टेंस बेसिकली ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर का साइज होना चेंज हो जाएगा, तो ये भी बाहर कांस्टेंट चीज की इंटीग्रेशन नहीं, इसकी भी नहीं होगी, इसकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होनी है। इंटीग्रेशन किसकी होनी है, सिर्फ ds की। किसकी होगी, ds की। इंटीग्रेशन भी कैसी इंटीग्रेशन है, ये क्लोज इंटीग्रेशन है। देखिए हमारे पास क्या था, एक स्फीयर था, स्फीयर का मैंने छोटा सा हिस्सा ले लिया, वहां पे आपकी क्या कर ली, फ्लक्स फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ds क्या, थोड़ा सा हिस्सा है किसका, थोड़ा सा एरिया है किसका, स्फीयर का। ds क्या है आपका, थोड़ा सा एरिया है किसका, स्फीयर का। अगर मुझे मैं ds की क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं, ds की क्या कर दूं, क्लोज इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। किसका टोटल एरिया मिल जाएगा, स्फीयर का टोटल एरिया मिल जाएगा। बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बोला जो ds था हमारा वो क्या था, बताओ मुझे, ds क्या था, स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर। जब मैं उसके क्लोज इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर का आपको पता है क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या मिलेगा आपको, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ मुझे, 4 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास आ गया। तो वह हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और के की वैल्यू भी तुम लोगों को पता है, के की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे फटाफट, 1 अपॉन 4 पाई 9 into 10। हाँ Yes, वेरी sir. गुड। और साथ में ये ऊपर क्या था आपका, तो क्या हो गया, क्यू, और साथ में मल्टीप्लाई क्या आ रहा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में इसके देखो क्या था, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपकी कट हो रही हैं, हो रही हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या आपके पास, सिर्फ आपके पास बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे यही प्रूफ करना था गॉस थ्योरम में, क्या मुझे यही Yes, प्रूफ sir. करना, तो हो गया प्रूफ। कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इज प्रूफ। ओके, किसी का आई थिंक डाउट आई है, डाउट आई है यहाँ, आज नेटवर्क इशू है क्या, क्या आपको सही से नहीं चल रहा है। Yes, sir. आवाज आपकी बीच बीच थोड़ी थोड़ी कट हो रही है, इसलिए ओहो, पहले बताना चाहिए था ना। मैं यहाँ पे एक बार नेटवर्क चेंज करता हूँ, रुको। बिल्कुल, आप समझ तो आई कि नहीं आई ये तो बता दो, यहाँ ऐसी वॉइस की प्रॉब्लम ही रही, सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, अभी ठीक है, Yes, sir. समझ तो आ गई, Yes, sir. चलो शुक्र है समझ आ गई। तो जस सर पहले से ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके आपको क्या करना है, कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना है। कैसे करोगे समझते हैं, ओके।
वही तरीका रहेगा डिट्टो, वैसी ही डेरिवेशन। अगर पहला समझ आ गया तो ये भी समझ आएगा, सेम स्टेप्स रहेंगे, थोड़ा सा बस वेरिएशन होगा। देखिए कैसे, आपको कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस करना है, मींस कूलम्ब्स लॉ को गॉस थ्योरम को यूज करते करते आपने क्या बनाना है, कूलम्ब्स लॉ को बनाना है। कैसे बनाओगे, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, पहले अपने दिमाग में लेके आओ, क्या था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q1 कोई भी एक चार्ज है, ये Q2 क्या है, दूसरा चार्ज है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। और K की वैल्यू भी तुम लोगों को पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर ये सारी बातें पता है तो बस डेरिवेशन हो गई। कैसे होगी देखो, कंसीडर कर लो एक पॉजिटिव चार्ज, क्या कर लो, कंसीडर एक पॉजिटिव चार्ज Q, कहाँ पे, एट पॉइंट O। सेम वही बात, O पॉइंट के ऊपर आपने एक चार्ज कंसीडर कर लिया जो कि क्या है आपका +Q है। ओके, इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब आपको क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना है आपका r है। क्या रेडियस है आपका r, ओके, और जिसका सेंटर क्या है O। और इस रेडियस, जो स्फीयर आपने कंसीडर किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका एक चार्ज है +Q जो कहाँ पे है, O पे है। और इस O पॉइंट को कंसीडर करते हुए, इस O पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने क्या बना लेना है, एक स्फीयर बना लेना है जिसका रेडियस कितना होगा, r होगा। क्या ये बात क्लियर है, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अभी अभी सुबह सुबह रिवाइज करवाया मैंने, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है आपके डिस्टेंस के ऊपर। चार्ज तो भी कांस्टेंट होगा जो मान लिया आपने, के भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी डिस्टेंस के ऊपर कर रही है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने आंसर करना है इसका। देखिए मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, मुझे बताओ तीनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी या सेम होगी, तो सेम होगी। सेम होगी, क्यों सेम होगी, तो क्योंकि रेडियस सेम है ना सबके वेरी गुड साथ, वेरी और गुड, चार्ज यही भी तो एक आंसर है। ही है। ठीक ठीक, देखो क्या होगा, मैंने 3 पॉइंट पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी। क्या आंसर है इसका, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करिए, जस्ट अभी मैंने बताया। तो आप यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक देखो, क्या ये रेडियस है स्फीयर का, आप बोलोगे हाँ ये तो रेडियस है स्फीयर का। और कोई भी स्फीयर या सर्कल हो तो उसका रेडियस क्या हो रहता है आपका, सेम ही रहता है। इसका भी r, ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं, आप स्फीयर के कोई भी सरफेस पे देख लो, इस स्फीयर जो हमने कंसीडर किया हुआ है, इस स्फीयर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे देख लो, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम। और हमेशा कैसा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ही, क्यों, क्योंकि चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव। और मैंने बताया हुआ है जब चार्ज पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे बाहर होती है, इस तरफ। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को बात। और मैंने एक और चीज आपको प्रूफ भी करवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। वो मैंने प्रूफ भी करवाया था, अगर आप प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए क्या ये आपको बात पता है, ई डॉट डी एच इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है ना सभी को, जैसे अभी मैंने बताया था। यानी कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। मैंने यहाँ पे फाई क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता है फाई इसके बराबर तो होता है, जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये किसके बराबर होता है, फाई के बराबर तो होता है। स्टार्टिंग में मैंने सुबह सुबह बताया फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, बताया ना सुबह सुबह मैंने, ये वही है। तो मैंने फाई की जगह गॉस थ्योरम में देखा था ना, ई डॉट डी एस किसके बराबर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस किसके बराबर, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट को हटा दो तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, बाकी ये वैसा का वैसा चलता रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट को हटा दूंगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ पे एंगल थीटा कितना है वो समझने वाली बात है, समझ गए वैसे जैसे पहले किया था। फिर से मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट क्या है आपका, टी पॉइंट है, मुझे यहाँ पे क्या मान लूंगा, एरिया एलिमेंट मान लूंगा। कितना एरिया एलिमेंट मान लूंगा, डीएस, वो ये जो डीएस हम मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात की नहीं समझ आ रही है,
अब देखो सिंपल सी बात है यार, ये आपने इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया है, यूनिट वेक्टर अल्टीमेटली किसकी डायरेक्शन बता रहा हमें, डीएस की। जहां तो जैसे हमने पहले गॉस थ्योरम में किया वो पूरे वैसे सब कर सकते हो या सिंपल, ये डीएस की डायरेक्शन बता रहा है। और ये क्या यहाँ पे, ये क्या है आपका, कौन सा वेक्टर है ये आपका, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डीएस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितनी है, 0, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण डीएस वेक्टर की और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने के कारण एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, 0 डिग्री हो जाएगी। कितनी एंगल हो जाएगी आपकी, 0 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो मैंने थीटा की जगह क्या रख देना है आपका, 0 डिग्री रख देना है। क्या रख दूंगा, 0 डिग्री। ओके, फिर देखो cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई क्या है आपका, कांस्टेंट। किसके कारण, क्योंकि ये क्या है आपका, चार्ज है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे फाइंड करनी है, सरफेस के ऊपर फाइंड करनी है। किसके सरफेस के ऊपर, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर। और मैंने जस्ट अभी अभी आपको ऊपर एक लाइन पढ़ाई, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम। तो यानी कि ई की वैल्यू जो क्या है आपकी सेम है। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, मैंने सिखाया हुआ आपको। तो ई आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसकी होनी है, क्लोज इंटीग्रेशन आपकी डीएस की होगी। और ये डीएस आपका है क्या, स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर। जब इसकी क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि क्या होता है 4πr² होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास E इंटू 4πr² इक्वल से क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इस 4πr² को क्या कर दिया, इस तरफ भेज दिया। इधर मल्टीप्लाई था ना, तो मैंने इसको इस तरफ भेज दिया, इस तरफ, इस तरफ भेज दिया। तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये नीचे गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास ये बचा हुआ है T इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr²। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 4π को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, रेड कलर चूज करता हूं ताकि आपको दिखे। 4π को मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद किसको लिखा, एप्सिलॉन नॉट को लिखा, फिर उसके बाद किसको लिखा, r² को लिखा। तो हमारी इक्वेशन चेंज तो नहीं होगी, मैंने इसको क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुबह सुबह पता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होती है। क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, एक सिंपल फार्मूला है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं कैसे लिखता हूँ, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। क्या ये कूलम्ब्स लॉ है, आप बोलोगे हाँ। क्यों, क्योंकि इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r²। अच्छा, इसमें स्क्वायर था, r²। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है, क्यू नॉट अपॉन r²। हेंस कूलम्ब्स लॉ इज डिड्यूस। आप ऐसे करके लिख लोगे, प्रूफ हो गया। क्या किसी को कोई डाउट है, सर सर मैंने एक डाउट पूछना है, हाँ हाँ बट बोलो। दूसरा अलग सा डाउट है। सर जो हमारा ड्रॉप होता है, वाटर का जो ड्रॉप होता है, उसको हम होलो स्फीयर कंसीडर करें या फिर सॉलिड स्फीयर? क्या बोल रहे हो, वाटर का ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप आप ड्रॉप वाटर का, अगर सॉलिड आप स्फीयर हम वाटर का कंसीडर करें मान या रहे हो, फिर अगर आप वाटर का ड्रॉप मान रहे हो तो वो हॉलो नहीं होगा, वो सॉलिड होगा। अगर आप बबल कंसीडर कर रहे हो, जैसे आपका वो होता है सोप का बबल होता है, तो उसको आप हॉलो मानोगे। आपने इसके लिए पूछा था, नो सर ओके सर। और सर अगर ऑयल, जिसका ऑयल का, वो भी देखो ना, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड होगा जो पूरी चीज अंदर से भी पूरी भरी होगी, वो सॉलिड हो जाएगा। हॉलो कौन सा होता है, जो अंदर से खाली होता है। तो देखो बबल का जो सोप होता है, क्या बोल रहा हूँ, सोप का जो बबल होता है वो अंदर से खाली होता है, अंदर गैस होती है उसके, सिर्फ बाहर से ना लेयर बनी होती है, तो उसको हम हॉलो बोलेंगे, हॉलो बबल, जहाँ हॉलो स्फीयर। किस केस में, अगर बबल होगा तो। लेकिन जब आप ऑयल की बात करते हो, ऑयल पूरा का पूरा वो स्फेरिकल शेप किसके कारण होती है। अगर आपने वो बल्क मैटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके में अंदर पढ़ा, केस स्टडी किया होगा आपने एक, उसके अंदर देखना वो जो ड्रॉप बनता है वो किसके कारण बनता है आपका,
टेंशन के कारण, उसके ऊपर टेंशन लग रही होती है, अंदर से सारी जगह खींच रहा होता है उसको, तो उसके कारण उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप हो जाती है। कैसी शेप हो जाती है, स्फेरिकल। लेकिन उसके अंदर भी क्या है, फ्लूइड है, अंदर से हवा नहीं है उसके अंदर। अगर हवा होती, अंदर हवा होती, बाहर लेयर होती, तो मैं उसको बोलता हूँ हॉलो। लेकिन उसके अंदर हवा नहीं है, पूरा का पूरा वो उस ऑयल का ही बना हुआ है वो ड्रॉप, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये आपने किस बिहाफ पे पूछा क्वेश्चन? सर एक्चुअली वो क्वेश्चन एक्चुअली कैपेसिटेंस चल रहा है ना, तो वो मैं देख रहा था क्वेश्चन उसका, तो एक्चुअली उसमें आप ना मतलब मुझे बोला हुआ कल था कि मतलब पूछना, ये कल वाटर बताना, का मुझे आज वो है। समझ नहीं आ रही क्योंकि आज मेरा काम नहीं कर रहा ये। आप टाइप करके लिख दो, Yes, yes, या sir, समझ करो रहा हूँ, कि समझ वो रहा कर हूँ। दो, कल पूछना अगर आपने ऑडियो में पूछना मैं होगा। एक काम करूंगा ना, आपके चैनल पे कमेंट कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, चाहे आपकी जो हाँ लेटेस्ट वीडियो होगी उसके ऊपर कमेंट कर दूंगा। हाँ, कुछ भी करना मुझे बता देना, जो भी करना होगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। एक्चुअली मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो। ओके ओके सही, ओके आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। आज के लिए मुझे ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो कल ग्लिच ठीक हो जाएगा। चलिए, कोशिश की तुम लोगों ने, अभी तो सोचा कम से कम। तो चलिए, इस लेक्चर को मैं फिर यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम हो चुका है, ऑटोमेटिकली ये सेशन बंद हो जाएगा।